नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ में हाथियों और हाथियों की वजह से मौत या हाथियों की मौत, ये सिलसिला थमता ही नहीं। हाथियों को बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। सैकड़ों योजनाएं बनाई गई, दर्जनों योजनाएं अमल में भी लाई गई, सैकड़ों पहल की गई, घोषणाएं भी हो गई, लेकिन प्रदेश में असमय हाथी की जान जाने का क्रम टूटा नहीं। 2 दिन पहले सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर एक हथिनी की मौत हो गई। इसके साथ ही गर्भ में पल रहे 17 महीने का जो उसका शावक था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक वन विद्युत विभाग इस तरह की लापरवाही करता रहेगा और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालेगा? कोई ठोस योजना क्यों जमीन पर नहीं आती? सालों की समस्या, इसका समाधान कब मिलेगा? इस विषय पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 11,000 कीवी लाइन की चपेट में आकर दम तोड़ने वाली गर्भवती हथिनी की ये तस्वीर कई गंभीर सवाल उठा रही है। हाथियों की आवाजाही के रास्ते में बिजली के तार इतनी कम ऊंचाई पर हों कि उसकी चपेट में आकर हथिनी की मौत हो जाए, ये अपने आप में बेहद संगीन मामला है। जिले के डीएफओ कहते हैं कि बिजली तार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए पत्र दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सरकार से लेकर विभाग के अफसर तक बस सफाई देते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल गया। अब ये जो एक घटना अभी हाथी वाला जो सामने आया है, उसमें आपकी जानकारी में भी आ गया होगा, विभागीय भी हमको प्राप्त हुआ है कि जो बिजली जो तार है उसकी मतलब कम हाइट का बिजली तार होने के कारण ये हुआ है, जबकि विभाग की तरफ से उसको पूर्व में भी विभाग को सूचित किया गया था, विद्युत विभाग को, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना घटित हो गई। कि सरकार की भागीदारी है उसके अंदर, क्योंकि तस्कर बेखौफ रूप से घूम रहे हैं। आज भी एक भी तस्कर नहीं पकड़ाना है। इतने समय में इतने हाथियों की मौत होना, इतने बाघों की मौत होना, वन प्राणियों की मौत होना, उसके बाद में आज तक के कोई जेल नहीं गया, तो इसमें यही समझा जा सकता है कि सरकार भी इसके अंदर भागीदार है। बीजेपी भले आरोप लगाए, लेकिन सच तो ये है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में हाथी की समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, बल्कि कुमकी हाथी के इस्तेमाल पर करोड़ों रुपए फूके गए। बहरहाल करंट से हाथी की मौत का ये मामला पहला नहीं। जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि ये आखिरी मामला भी होगा। बिजली विभाग के खिलाफ 2018 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। तब बिजली विभाग ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हुआ ये कि उसने वन क्षेत्र से गुजरने वाली झुकी लाइनों को उठाने और कवर्ड कंडक्टर लगाने के लिए वन विभाग को पत्र लिखा और इसके एवज में 1674 करोड़ रुपए देने की मांग कर दी। इधर वन विभाग ने इसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग पर थोप दिया और अंत में भारत सरकार ने बिजली लाइन सुधार को विद्युत विभाग की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बताकर इसका जिम्मा राज्य सरकार पर डाल दिया। पिछले 3 साल से बस यही खेल जारी है और हाथियों पर करंट का कहर भी। जनहित याचिका लगाने के बाद से 15 हाथियों की मौत करंट लगने से हो चुकी है। एक जानकारी के मुताबिक राज्य बनने से लेकर अब तक प्रदेश में 175 से ज्यादा हाथियों की मौत हुई है। इनमें से 30% से ज्यादा 60 हाथियों की मौत सिर्फ बिजली की चपेट में आने से हुई। ऐसी वारदातें न हो, इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। अपनी कार्यशैली को हाथी जैसे, बाघ जैसे को बचाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें सबसे पहले मालूम चलता है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं ज़्यादा हाथियों का आवागमन है, उन केंद्रों पे पहले, और जहाँ पे हमें रूटीन में काम करने रहते हो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बताने योग्य यही बात है कि वन विभाग के साथ पूरा समन्वय किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने एक अपना डिसीजन में एक ऑर्डर भी किया है कि अगर इस तरह के तारों से अगर कोई वन्य जीव की मौत होती है तो उसकी जवाबदेही संबंधित विद्युत विभाग की होगी। लेकिन विद्युत विभाग जो तारों की एक निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए, आज तक वो ऊंचाई कभी भी नहीं पूरी कर पा रही है, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। हाथियों को बचाने की सारी कवायद, तमाम दावे तब तक खोखले साबित होते रहेंगे जब तक अपनी जिम्मेदारियों को यूं ही विभाग और एजेंसियां एक दूसरे पर थोपती रहेंगी। जबकि एक्सपर्ट मानते हैं कि नुकसान हुई फसल का तुरंत मुआवजा देकर और हाथी विचरण क्षेत्र में पक्के मकान बनाकर बिजली के तारों को ऊपर करके समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। राजेश मिश्रा के साथ राजेश राज,
IBC 24 रायपुर। हमारे पास में एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है कि क्या क्या और किस किस तरह के प्लान बनाए गए, योजनाएं बनाई गई, उनको ज़मीन पर लाया गया ताकि हाथियों का और मानवों का आमना सामना ना हो, ना मानवों का नुकसान हो, ना हाथियों का नुकसान हो। लेकिन अक्सर मानवीय भूल से या कुछ बार लापरवाहियों की वजह से हाथियों की भी जान जाती रही और इंसानों का भी नुकसान होता रहा। आज हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा है, उन्हीं से पूछते हैं कि इसका समाधान वे कहाँ पाते हैं। समाधान की तरफ हम फोकस करेंगे बजाय इस पर कि हम एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालें, क्योंकि जिम्मेदारी डालने का क्रम हमने तब भी देखा था जब पिछली सरकार थी और अब भी हम ये हिलावालियां देखते हैं। हमारे साथ में आज यहाँ इस मंच के ऊपर डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, अमलेंदु मिश्रा जी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं जो अपने ओपिनियन देंगे, और सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख छत्तीसगढ़ कांग्रेस से। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। चूँकि शासन की, सरकार की सीधी जवाबदेही होती है, तो सुशील जी से ही पहला सवाल है। सुशील जी, एक एक हाथी की मृत्यु और उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ हर एक पहलू हम कई दफ़ा लोगों के सामने लाते हैं। एक बार फिर से हथनी की मृत्यु, फिर वही सवाल, फिर वही क्या योजनाएं चल रही हैं, कहाँ हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अक्सर हम देखते हैं एक दूसरे पर जिम्मेदारियों को टाला जाता है। क्या इस शासनकाल में अभी हो रहा है ताकि समस्या हल हो पाए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम खेलें? निश्चित तौर पर पुनीत जी, इस समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, लेकिन ये सवाल ब्लेम लगाने का नहीं है, लेकिन सवाल जिम्मेदारी तय करने का भी है। हमारी सरकार आने के बाद इसके हाथियों के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि ये जो स्थिति बनी है, जो हाथी की आज मौत बिजलीकरण के कारण हो रही है, या हाथी अपने विचरण क्षेत्र को छोड़ के दूसरी तरफ जो जा रहे हैं, उनके कारणों पर भी विमर्श करना होगा, तभी यह बहस सार्थक होगी। तो मैं आपको बता दूं पुनीत जी कि हुआ यह कि जो हाथी का जो प्राकृतिक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में लगातार पिछली सरकार ने अंधाधुंध दोहन करवाया। 17 लेमरू अभयारण्य के क्षेत्र में लगभग 17 खदानें थी, और जब हाथियों के क्षेत्र में आप खदानें करवाएंगे, कोल खदानें आवंटित करवाएंगे, वहां पे विस्फोट होगा, तो स्वाभाविक है कि हाथी अपने जो उनके प्राकृतिक क्षेत्र हैं उससे भटक के दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और इस प्रकार की दिक्कतें आएगी। जहां तक कि जो अभी आज जिस समस्या पर हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि बिजली के करंट से हाथियों की मौत होना, लेकिन इस समस्या के निदान के लिए भी, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हकीकत है कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार लोगों के द्वारा, वन्य जीव प्राणियों की दिशा में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा, कुछ और लोगों के द्वारा, वन विभाग के द्वारा बोलने के बावजूद बिजली विभाग, वन विभाग में समन्वय के अभाव में कोई प्रयास नहीं किया गया। पुलिस जी, हमारी सरकार आने के बाद लगभग 69 गांवों को चिन्हांकित किया गया जहां की हाथियों का विचरण होता है और जहां पे विद्युत के कारण हाथियों के ऊपर में संकट आ सकता है। और उसके बाद पुनीत जी, इसमें लगभग 2747 LT लाइनों पे और लगभग 4219 ST लाइनों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया गया। उसके साथ ही लगभग 391 खंभे जो कि ST लाइनों के वो खड़े किए गए। इसके अलावा तारों को टेंशन देने की दिशा में लगभग 2789 किलोमीटर तारों को ऊपर करने का काम किया गया। लगभग 1158 LT लाइन के तारों को भी ऊपर करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इसके साथ ही जो NTPC की लाइनें जा रही हैं, इसके अलावा जहां पे हमको केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता है, तो एलिफेंट कॉरिडोर के आसपास जो हाई वोल्टेज के पावर ट्रांसमिशन तार हैं उसको इंसुलेशन लगाने के लिए हमने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी आग्रह किया है। सवाल है उठता है पुनीत जी, जिस काम को हमारी सरकार आने के बाद 2 साल पहले से शुरू किया गया, यदि उस काम को ईमानदारी से पहले किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत नहीं होती। यदि सिर्फ कोयला दोहन के उद्देश्य से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार नेमरू अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत में जो हाथियों के लिए विचरण स्थल था, जो हाथियों के लिए रिजर्व क्षेत्र बनाया गया था, वहां पे सिर्फ कोयला दोहन का काम नहीं किया गया होता तो ये स्थितियां नहीं आती, इतनी गंभीर स्थिति नहीं आती, न हाथियों की मौत होती, न गरीब छत्तीसगढ़ियों की मौत होती। हमारी सरकार आने के बाद में पुनीत जी, हमने जब विरोध किया उसके बाद में उस क्षेत्र में मोरगा दक्षिण, मोरगा, मदनपुर उत्तर, श्योपुर जैसे खदानों को नीलामी से बाहर रखा गया। जब मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखा उसके बाद, और अभी भी जब हमारे विरोध के बाद 3 खदानों को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीलाम किया है और हमारे सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वहां उत्खनन की अनुमति दी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा है कि हाथियों का बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए हम वहां पर उत्खनन की अनुमति नहीं देंगे। बस ये 15 साल तक बड़ा लंबा अरसा होता है, 1.5 चलिए मैं जवाब लेता हूं। होता है, उस समय ईमानदार प्रयास किया गया होता, ईमानदार कोशिश की गई होती, जो अभी 2 साल में हुआ है, तो मैं समझता हूं इतनी अप्रिय स्थिति नहीं बनती। डॉक्टर चोपड़ा, आप एक बड़े संवेदनशील नेता रहे हैं, आपके बयानों में काफी हद तक हम तर्क और सच्चाइयों को करीब पाते हैं। क्या आपको लगता है कि 15 वर्षों में जो काम होना था वो हुआ नहीं? कमर्शियल एक्टिविटी पर इतना फोकस चला गया कि जो आपकी प्राकृतिक संपदा है, जिसका एक बड़ा अटूट हिस्सा है, सबसे समझदार विशालकाय प्राणी हाथी, वो संघर्ष का शिकार होता रहा या उसकी वजह से संघर्ष की स्थितियां बनती रहीं? क्या ये 15 वर्षों का नतीजा है? नहीं, देखिए ऐसा है पुनीत जी, सुशील आनंद शुक्ला जी तथ्यों से परे जाकर के सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये कोई उत्खनन का काम जो है 15 साल में नहीं हुआ। उसके पहले क्या हुआ? उत्खनन के काम कांग्रेस के शासन में नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होता था, कांग्रेस के शासन में भी होता था। और बिजली एक आवश्यकता है, इसलिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कोयले का उपयोग अपने हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से करती है। मेरा कहना यही है, यदि सुशील आनंद शुक्ला जी इतने ही संवेदनशील है तो पूरा उत्खनन बंद करा दे। कोई केंद्र सरकार बिना अनुमति के तो उत्खनन कर भी नहीं सकती है। और जहां तक लेमरू प्रोजेक्ट की बात है, आज तक जो है लेमरू प्रोजेक्ट जो है में बंद कराया है। अरे आप सुन तो लीजिए पहले, थोड़ा सा शुक्ला जी शांति रखिए, है ना। लेमरू प्रोजेक्ट बंद क्या कराया है आपने? आज भी जो है अडानी और अंबानी और सबको खदानें जो हैं वो चल रही है, जिसको आपने एनओसी दी है और उनकी खदानें चल रही है। तो वही है ना, उसी अडानी को, अरे वही तो दिक्कत है कि अडानी की खदान है, मोदी जी दबाव डाले पड़े हुए हैं। अडानी की खदान को एनओसी आपकी सरकार ने दी है शुक्ला जी। यदि मोदी जी भाई, हमने तो, आपने तो 450 किलोमीटर कर दिया। थोड़ा सा आप शुक्ला जी सुनने की हिम्मत रखिए, हमने अडानी की सुनने की हिम्मत रखिए। मुख्यमंत्री जी से दबाव तो आपके तरफ से डाला जा रहा है, दबाव तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से डाल रहा है। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास वही अडानी है ना, इसीलिए तो दबाव डाल रहा है। एक महीने पहले जो है राज्य सरकार के विरोध के बावजूद क्यों उनको नीलामी की गई? राज्य सरकार के विरोध के बाद क्यों नीलामी की गई? मोदी जी की जो यादी है, मोदी जी को जो यादी है वही गद्दारी है, यही कारण है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। डॉक्टर चोपड़ा, आपने आपकी बात की शुरुआत, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। डॉक्टर चोपड़ा, आपने अपनी बात की शुरुआत, एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं उन्हें भी बोल रहा हूं, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप सवाल सुन लें पहले, डॉक्टर साहब एक सवाल सुन लें। मैं आपकी बात की शुरुआत ही देखता हूं कि आप बात की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, अगर हम जिस मुद्दे पर बात करने बैठे हैं, करंट से मौत के आंकड़े भी अगर आप देख लें तो जाहिर तौर पर 15 वर्ष 3 टर्म के वो आंकड़े आपकी शासनकाल में भी उतने ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिखते हैं। ये आज की या कल की, इस सरकार की, उस सरकार की नहीं। लेकिन अगर वर्तमान में शासन को लगता है कि पिछले समय में काम नहीं हुआ, तो आप क्या इस बात को केवल इस बात से खारिज कर सकते हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं? क्या 15 वर्षों में पिछले वो सही काम हो पाए थे, वो तारों का उठाव हो पाया था? क्योंकि आज भी हाथियों की जान गई और टोटल आंकड़े मिलाएंगे तो आपके शासनकाल के इसमें अधिक दिख रहे हैं। नहीं पुनीत जी, ऐसा है, देखिए आज मुख्यमंत्री जी के पास विद्युत विभाग है, सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है कि यदि मुख्यमंत्री जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी यदि उसको देख नहीं सकते हैं तो फिर विद्युत विभाग की जिम्मेदारी सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी पे आती है। आज मोहम्मद अकबर जी कह रहे हैं कि 1 महीना पहले हमने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री के पास में विद्युत विभाग था। पत्र में क्या होता है, ये दोनों दाएं और बाएं हाथ जो है सरकार के, उनमें समन्वय नहीं है। और आप पिछली बातें मेरे को बताइए चोपड़ा साहब, वो रिपोर्ट में आपने ये भी देखा होगा, हमने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि उन्होंने कैसे उसे केंद्र के पाले में डाला और कैसे उसमें केंद्र से भी एक जवाबदेही तय करने की बात। चलिए ठीक है, एक एक्सपर्ट मौजूद है, आई थिंक उनको जरूर सुनना चाहेंगे, आप भी सुनना चाहेंगे, दर्शक भी। हमारे साथ में आज यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं अमलेंदु मिश्रा साहब। अमलेंदु साहब, मेरे पास में 1 दर्जन ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं
चाहे लेमरू प्रोजेक्ट हो, चाहे पहले के प्रोजेक्ट हो, चाहे कुमकी हाथियों का मामला हो, रिहैब का मामला हो, फेंसिंग हो या बी फेंसिंग हो, ऐसे सैकड़ों हमने नाम सुने, लगा कि अब राहत मिलेगी। आखिर जड़ क्या है, वजह क्या है, क्यों ये संघर्ष नहीं रुक पाता? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी वन्य जीव को 3 चीजों की आवश्यकता होती है, आवास, शेल्टर और भोजन और पानी की। ये चीजें अगर उपलब्ध हो जाएंगी तो ये वही जंगली हाथी हैं जो जगह जगह अपना नया नया होम रेंज बना रहे हैं। पिछले 3 दशकों से छत्तीसगढ़ का जंगल वो पसंद कर रहे हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन उनका होम रेंज लगातार बदल रहा है। आप देखेंगे कि कुछ वर्षों तक जंगली हाथी सिर्फ उत्तर छत्तीसगढ़ तक ही सीमित थे, वो सरगुजा बिलासपुर संभाग में थे, लेकिन अभी उनका विचरण लगातार बढ़ करके रायपुर संभाग में और कांकेर और बस्तर की ओर चला गया। तो आप देखेंगे कि वो लगातार अपना होम रेंज बदल रहे हैं और अपने लिए स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और जब उनको स्थायी ठिकाना मिल जाएगा, एक बड़ा होम रेंज मिल जाएगा, एक बड़ा जंगल मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये संघर्ष काफी कम हो सकेगा। समाप्त तो नहीं हो सकेगा, लेकिन काफी हद तक कम किया जा सकेगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम बड़े वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र में बदलें और उनके लिए एक बड़ा आवास बना सकें, ताकि जो आपस का संघर्ष है वनवासियों का और हाथियों का, दोनों को अपने अपने परिवार को रखने की आवश्यकता है, तो वो संघर्ष हम किसी लेवल तक एक जाकर के कम कर सकेंगे। चलिए हम इस पर थोड़े समाधान पर बात करेंगे। जैसे मैंने शुरुआती कहा था कि समाधान पे हम बात करेंगे, क्या तीनों पक्ष इसके समाधान ढूंढते हैं, इस पर भी हम आएंगे। शील साहब, अभी आपने सुना एक्सपर्ट को, वो भी मानते हैं और आप भी कमोबेश वही बात कह रहे हैं कि उनका एक अपना रिजर्व एरिया होना चाहिए और उस कोर एरिया में उनके लिए वो सब कुछ हो ताकि वो भटके नहीं, ताकि वो कहीं जाए नहीं। इस विशालकाय प्राणी के लिए ये प्रबंध होते होते और कितना वक्त लगेगा? देखिए पुनीत जी, जहां तक मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ में ये प्रबंध लगभग किया जा चुका है। कुछ और चीजें करनी है जिसकी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ी। पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, इसके लिए लेमरू अभ्यारण्य, जिसको लगभग 1998.58 वर्ग किलोमीटर, इसके साथ ही सेमरसोत और बादलखोल, ये 3 अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ के बड़े लंबे हिस्से को आच्छादित करते हैं हाथियों के लिए, जहां पे हाथियों का इलाका है, उसको लिए रिजर्व किया जा चुका है। और बाकायदा इसके लिए इन क्षेत्रों में जो विशेष तौर पे लेमरू अभ्यारण्य के क्षेत्र में जो कोल उत्खनन होता था, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से जो पहले से चल रहे थे उसको किस तरीके से वाइंड अप किया जाए, और नए खदान तो हमने खोलने नहीं देना है, न इनकी अनुमति देना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। इसके अलावा इन हाथियों को जो 16 दल लगभग छत्तीसगढ़ में विचरण कर रहे हैं, उनको कालर ट्यून लगाने की कोशिश की जा रही, ताकि उनके ऊपर में निगरानी रखी जा सके, वो रहवासी क्षेत्रों में ना आए तो उनको किस प्रकार से रोका जा सके। इसके अलावा जो तीसरा प्रयास किया जा रहा है, जो बिजली खंभे के माध्यम से या बिजली के माध्यम से जो हाथियों की मौत हो रही है पुनीत जी, उसकी दिशा में लगभग 69 गांव और लगभग 2789 किलोमीटर के इलाके को चिन्हांकित किया गया है, जहां पे काम शुरू किया जा चुका है। और इस काम को शुरू करने के बाद में वहां पे जो बिजली के खंभे के कारण पिछले 15 साल से हाथियों की मौतें हो रही थी, उसमें विराम लगाने का ठोस और सार्थक प्रयास शुरू किया गया है। इसके अलावा पंडित जी, मैं आपके मंच से और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि यह समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ अकेले की नहीं है, यह समस्या आज राष्ट्रव्यापी बन चुकी है। यह समस्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र जैसे सब जगह है, जिसके लिए एक राष्ट्रीय नीति भी बनाने की आवश्यकता है। एनटीपीसी के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार भी बिजली खंभे के उन्नयन के लिए और हाथियों के संरक्षण की दिशा में राज्य सरकारों की मदद करे। और साथ ही जल हमारा है, जंगल हमारा है, वन्य प्राणी हमारे हैं, ये सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की है, छत्तीसगढ़ की जनता की है। तो इस प्रकार से जबरिया केंद्रीय अतिवाद नहीं थोपा जाना चाहिए और कहीं भी कोयले की निलामी करने के पहले राज्य सरकार को विशेष तौर पर जो हाथियों का चिन्हांकित इलाका है उसको बाहर रखा जाए। नहीं, देखिए, जैसा जैसा प्रस्ताव राज्य सरकार का जाएगा केंद्र सरकार करेगी। आप ये भी जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में चौरन जो है केंद्र सरकार कहीं खुदाई नहीं करा सकती, लेकिन कोयले की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश को है। और कोयले का उत्खनन ये 15 साल से नहीं हो रहा है। मिश्रा जी ने खुद ही कहा कि पिछले 30-35 वर्षों से जो है ये उत्खनन चालू हो रहा है। कांग्रेस के शासन में ये प्रारंभ हुआ
उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे जब और हर बात को केंद्र सरकार पर डालना कि ये केंद्र सरकार करेगी। भाई साहब, इस राज्य को 15 साल जनता ने आपको दिया था। शुक्ला जी, इस राज्य को संभालने की, हाथियों को संभालने की जवाबदेही आपकी थी। नहीं, ऐसी बहस नहीं होती। चोपड़ा जी अपनी बात पूरी करें। प्रवक्ता होकर के यदि सुनने को तैयार नहीं है तो फिर क्या मतलब? चोपड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, इस प्रकार की बात नहीं। जब देखो शुक्ला जी के मैं आपको सुन रहा हूं महोदय, आप बोलिए ना। आप बोलिए, शुक्ला जी ने बोलने दें जी, कहें आप अपनी बात कहें। शुक्ला जी, आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो बोले भैया, वो टकराए, मैं शोभा नहीं देता है। जी, आप अपनी बात कर लें, वरना वक्त वाकई चला जाएगा जी। नहीं, दूसरे की बात सुनने की भी जो है ताकत रखनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जी, सुन रहा प्रदेश, सुन रहा। जो कहा है उत्खनन का कार्य हो रहा है, और देखिए हाथी वन्य जीव संरक्षण होने के कारण सुन रहे हैं महोदय। चलिए ठीक है। अमलेंद्र मिश्रा साहब, क्या जो प्रोजेक्ट सरकार चला रही है, आपको लग रहा है ये पर्याप्त है? नहीं पुनीत जी, ऐसे में बहस में न बुलाइए, और बहस जो है न करें। मुझे लगता है कि अभी और किए जाने की बहुत आवश्यकता है। और अगर देश के अन्य राज्यों से हम अपनी तुलना करते हैं तो अभी हम काफी नए हैं इस मामले में, तो हमको और बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। आदरणीय चोपड़ा जी, आप कुछ और इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? आप कुछ और बात रखना चाह रहे हैं? आप ऐसा बोलेंगे सुशील पाठक जी वही बोलते रहेंगे है ना, तो फिर ये तो सुशील आनंद शुक्ला जी बोलते रहे। आदरणीय चोपड़ा जी, आप जितने समय ये बात कहेंगे आप ही का समय जाएगा। प्रदेश आपको सुन रहा है, आपका माइक बंद नहीं है। आदरणीय, आपकी बातें ऑलरेडी जा रही हैं, लोग सुन रहे हैं। अपना तथ्य रखें आप। नहीं होती पुनीत जी, ऐसी बहस नहीं होती। यदि सुशील आनंद शुक्ला बार बार बीच में बोलेंगे और कहेंगे तो ऐसी बहस नहीं है। वो मुझको दोषारोपित कर रहे हैं, उनके पास नहीं, दोषारोपित क्या, इतनी बड़े पार्टी के प्रवक्ता होकर के जो तर्कों को सुन नहीं सकते, तो फिर ऐसी बात और ऐसी बात करें। ये अभी की बात नहीं, हमेशा वैसी करते हैं। 15 साल राज्य बनने के बाद 15 साल आपके हिस्से में आया। राज्य बने 22 साल हो रहा है, तो 15 साल आपने संभाला है, तो सवाल तो उठेंगे चोपड़ा जी। ये सवाल उठते हैं, आपका जवाब नहीं है। कांग्रेस को पराजित करके ये 15 साल ये तो गलत है। यदि आपके पास जवाब नहीं तो सुशील शुक्ला क्या करेंगे? बहुत बड़े आप होशियार चंद हो गए। यदि आपके पास तथ्य नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और भारतीय जनता 15 साल तक आपने सरकार चलाया है, फिर हाथियों के बहुत जो है हमारे समय में तो 330 हाथी नहीं मरे। आदरणीय विमल जी, आपकी बातें भी उतनी तेजी पुरजोरी के साथ में जा रही थी। माफ कीजिएगा, आपको मैं हमेशा एक तार्किक और बुद्धिमान नेता के तौर पर देखता हूं। आप अपनी बात धैर्य से रखते हैं, लेकिन आज आपने जितने समय आप ये बोलते रहे कि मेरी बात नहीं सुन रहे, इतने में आपके सारे तथ्य सामने आ सकते थे। फिर भी मंच खुला हुआ है, निष्पक्ष है, आप अपनी बात रखते। तथ्य की बात है, आपने कहा सरकार जिम्मेदार है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है, विभाग जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं, लेकिन आपका सजेशन क्या है, उस सजेशन की तरफ कितना काम हो रहा है, इस पर हम बात चाहते थे, जो कि सामने नहीं आ पाई और वक्त समाप्त हुआ। बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रदेश की जनता ने देखा भी, सुना भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।